महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चल रही है। सीएम एकनाथ शिंदे हैं तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। ये सरकार बनी थी एकनाथ शिंदे के बागी होने पर, लेकिन अब इसी सरकार पर एक बड़ा सर्वे आया है। सर्वे में यह आया है कि अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव हो जाएं तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि महाराष्ट्र में साल 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पर यह सर्वे मेट्राइज ने किया है। सर्वे में करीब 36,000 से ज्यादा लोगों से राय जानने की कोशिश की गई है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की गई है कि अगर मौजूदा वक्त में चुनाव करा दिए जाएं तो राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से किसको कितनी सीटें मिलेंगी। मेट्राइज के इस सर्वे में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 121 से लेकर के 131 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट को 44 से 54 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के गठबंधन को 165 से 185 सीटें मिलने का अनुमान है। वही महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी एमवीओ को झटका मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को महज 8 से 18 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 39 से 49 सीटें, एनसीपी को 41 से 51 सीटें और मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 2 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 12 से 22 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो सर्वे में बीजेपी को 30.2% वोट, शिंदे गुट की शिवसेना को 16.2% वोट, उद्धव की शिवसेना को 9.2% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस को 14.3%, एनसीपी को 11.8%, मनसे को 2.8% और अन्य को 16.2% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा सर्वे में एक और सवाल किया गया, वो ये कि मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे का कामकाज कैसा रहा। जब इसको लेकर लोगों की राय जानने की कोशिश की गई तो ये पता चला कि 50 से अधिक फीसदी लोग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कामकाज से संतुष्ट हैं। 50.9% लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है, वे लोग उनके काम को बेहतर मानते हैं, जबकि 26.5% लोगों ने संतोषजनक कहा है। इसके अलावा 17.3% लोगों ने शिंदे के कामकाज को बेहद खराब बताया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद महाविकास आघाड़ी की उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर सबको हैरान कर दिया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस को राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया और सरकार बनने के बाद से ही महाराष्ट्र में लगातार सियासी संग्राम देखने को भी मिल रहा है। और अब ये सर्वे महाराष्ट्र पर आया है, जिस पर चर्चा हो रही है। जयपुर में बीजेपी की ओर से 13 जून को गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर निकाली गई इस प्रोटेस्ट को बीजेपी ने महाघेराव प्रोटेस्ट नाम दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के कई पदाधिकारी, विधायक और हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पिछले दिनों जब डीओआईटी के दफ्तर में 2 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी और 1 किलो सोने की ईंट मिली थी, उसी दौरान बीजेपी के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सचिवालय के घेराव का ऐलान किया था। इस ऐलान के मुताबिक मंगलवार को बड़ी तादाद में बीजेपी नेता, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पर इकट्ठा हुए। बीजेपी मुख्यालय पर सभा आयोजित करने के बाद सचिवालय की तरफ कूच किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और बीजेपी के पदाधिकारियों और विधायकों के नेतृत्व में भीड़ बीजेपी मुख्यालय से सचिवालय की ओर रवाना हुई। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने सवाई जयसिंह स्टैच्यू सर्कल पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे ही भीड़ स्टैच्यू सर्कल पहुंची तो पुलिस के भारी जाब्ते ने उन्हें रोक लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान कई पदाधिकारियों और नेताओं ने बैरिकेडिंग लगाने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार करके भीड़ को नियंत्रित किया। प्रदर्शन से पहले बीजेपी मुख्यालय के बाहर आयोजित सभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक जनता के खजाने को लूटने में व्यस्त हैं। हर विभाग में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। एक वक्त था जब चेचक के रोगी को ढूंढने पर 10,000 का इनाम दिया जाता था। आज कांग्रेस के विधायक नजर नहीं आ रहे। अब समय आ गया है कि कांग्रेस का विधायक बताओ और 1 लाख रुपए का इनाम पाओ। इस दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने विवादित बयान भी दे दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, राहुल गांधी और अशोक गहलोत जूते खाने का काम करते हैं। इनकी मोहब्बत की दुकान ने 1947 में लाखों लोगों को मरवा दिया, 1984 में हजारों सिखों को मरवा दिया, वहीं 1990 में करीब 2000 कश्मीरियों को मरवाने का काम किया है। तो वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार गहलोत सरकार ऐसे जाएगी कि अगले 10-15 साल तक सरकार वापस नहीं आएगी। बृजभूषण शरण सिंह आखिर ये कर क्या रहे हैं? इस तस्वीर को देखिए आप। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो नवंबर 2019 का है।
जिसमें पंजाब के अभी के मुख्यमंत्री और तब के आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान संसद में अपनी बात रख रहे थे, तभी उनके बगल से बृजभूषण शरण सिंह गुजरते हैं। लेकिन इस दौरान बृजभूषण भगवंत मान की ओर एक खास किस्म से झुकते नजर आते हैं और फिर इसके बाद बृजभूषण वापस चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से लौट कर आते हैं और फिर कुछ ऐसा ही करते नजर आते हैं। अब ये तस्वीरें वायरल हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह इस वक्त खूब चर्चा में हैं और उनके कई नए और पुराने वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं और बृजभूषण को ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में बृजभूषण शरण सिंह को लेकर खूब चर्चा हो रही है। उन पर महिला पहलवानों ने कई बड़े आरोप लगाए हैं, जबकि बृजभूषण अपने शक्ति प्रदर्शन में व्यस्त हैं। जानकारी के मुताबिक 15 जून तक उन पर कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जबकि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ लगातार जांच कर रही है। सूरजमुखी के बीज पर एमएसपी की मांग को लेकर चल रहा धरना बीते दिन खत्म हो गया। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों की मांग को मान लिया गया है, जिसके बाद दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम करके बैठे किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। बता दें, एमएसपी की मांग को लेकर ये किसान नेशनल हाईवे पर बैठे थे और अपनी मांग पूरी करवाने के लिए हाईवे को जाम कर दिया था, जिसके बाद बीते दिन सरकार की ओर से ये किसानों की ये मांगे मान ली गई। सरकार की ओर से मामले में कहा गया कि किसानों की सूरजमुखी को 6400 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने की मांग को देखते हुए अब इसकी खरीद 5000 प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। बकाया 1400 रुपए प्रति क्विंटल सरकार भावांतर योजना के तहत देगी। इसके अलावा गुरनाम चढ़ूनी समेत 9 किसान नेताओं को कल रिहा कर दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले हाफेड ने 4800 में सूरजमुखी का फसल खरीदने का काम स्टार्ट किया था। आज का ये रेट 400 हो गया है। हमें भी तुरंत आदेश मिलेंगे कल इस रेट को 5000 पहुंचाना है, जो कि हम करेंगे। सीएम साहब ने गन्नौर में भी किसान के लिए और खास करके शाहबाद में सूरजमुखी जो किसान उगाते हैं उनके लिए एक 20,000 मीट्रिक टन का कारखाना का भी वादा किया है, जो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हरियाणा सरकार किसान और सारे किसान का हित सर्वोपरि रखती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। किसान को आगे भी बढ़ते हुए या तो रेट बढ़ाकर या फिर भावांतर का जो है वो बढ़ाकर सही दाम देने का हरियाणा सरकार का निर्णय है और ये हम लोग पूरा करेंगे। सरकार की ओर से यह फैसला आने के बाद किसान हाईवे पर जश्न मनाते हुए भी दिखे, जिसके बाद जाम को खत्म किया गया। वहीं मामले में किसान नेता राकेश टिकैत का यह बयान सामने आया है। टिकैत ने धरना खत्म करने की जानकारी दी और साथ ही एमएसपी पर लड़ाई जारी रखने की बात कही। देखो, फैसला ये लिया है, हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो। हमारा था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा। भारत सरकार का रेट है एमएसपी वो देना पड़ेगा और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। जाम आज खुल जाएगा। वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है। 1-2 दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है। गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया। तूफान आ गया। किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे। किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को अपने हाथ में लेते हुए पक्के मोर्चे का ऐलान किया, जिसके बाद सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। आपको बता दें, 12 जून को कुरुक्षेत्र में किसानों की रैली हुई, जिसमें हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के किसान नेता और खाप प्रतिनिधि पहुंचे। यहाँ 2 बार प्रशासन से बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद किसानों ने दोपहर 2 बजे जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम करने का ऐलान कर दिया। हालांकि अब सरकार की ओर से मांगे मानने के बाद किसानों ने जाम खत्म कर दिया है। जबलपुर में प्रियंका गांधी की रैली में राहुल गांधी पहुंच गए। लोगों की भीड़ लग गई सेल्फी लेने की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की तरह दिखने वाले शख्स प्रियंका गांधी की रैली में पहुंच गए और जब लोगों ने उन्हें देखा तो हैरान रह गए। इसके बाद शुरू हुआ सेल्फी लेने का दौर। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर से विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया है।
एक और जहां लोग प्रियंका गांधी को देखने और सुनने के लिए पहुंचे, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के हमशक्ल को देखकर लोग हैरान रह गए। राहुल की तरह दिखने वाले शख्स का नाम राकेश कुशवाहा है। राकेश का चेहरा, बाल और दाढ़ी बिल्कुल राहुल गांधी की तरह है और लोगों के बीच में वे राहुल गांधी के हमशक्ल के रूप में पहचाने जाते हैं। जब राकेश से राहुल गांधी की तरह दाढ़ी और बाल रखने के संबंध में पूछा गया तो उनका कहना था कि वे राहुल गांधी के प्रशंसक हैं और लोग अक्सर उन्हें राहुल गांधी समझ लेते हैं। उनकी माने तो जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उसी वक्त से उन्होंने राहुल गांधी की तरह दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया और अब लोग उन्हें देखते ही चौंक जाते हैं। कई बार लोग रास्ते में रोककर उनके साथ सेल्फी लेते हैं। राकेश का कहना है कि उन्हें राहुल गांधी जैसा दिखने पर गर्व महसूस होता है। इसे वे अपने लिए एक उपलब्धि मानते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी दाढ़ी बढ़ाई थी। तब राहुल की दाढ़ी ने काफी सुर्खियां बटोरी और अब भोपाल के राकेश सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की 6 साल की बेटी शतरंज में नंबर 1 बन गई है। ये है अनुप्रिया यादव। महज 6 साल की उम्र में अनुप्रिया सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जून महीने की रैंकिंग जारी की है, जिसमें अनुप्रिया यादव ने पहला स्थान हासिल किया है। अनुप्रिया को ये रैंकिंग अंडर 7 बालिका वर्ग में मिला है। अनुप्रिया को 1307 अंक मिले हैं। सबसे पहले मम्मी ने सीखा था, तो मम्मी ने मेरे लिए इसलिए सीखा था क्योंकि मैं मम्मी को बहुत फॉलो करती थी, तो बेसिक्स मम्मी ने सीख लिए थे और दीदी से वो सीखा था। तो उसके बाद मैंने पापा से सीखा था, तो पापा से सीखते सीखते फिर मैंने आगे दीदी से सीखा और दीदी जो सिखाती थी वो मैंने कैच कर लिया। फिर जहाँ भी टूर्नामेंट्स होते थे सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट खेला, उसमें पोजीशन नहीं आती थी, पर जब दीदी की पोजीशन आती थी डिस्ट्रिक्ट में और मैं जब जाती थी देखने के लिए तो फिर मुझको बड़ा रोना आता था कि मुझको क्यों नहीं खिलाया और दीदी को क्यों खिलाया, उसकी पोजीशन क्यों आई। तो उसके बाद जब मैं खेलना स्टार्ट की तो मेरी पोजीशन नहीं आई शुरू में, फिर जब आने लगी तो मैं बहुत खुश होती थी कि देखो दीदी मेरी भी पोजीशन आई है। और उसके बाद जितने टूर्नामेंट्स होते थे खेलते जाते थे। फिर अच्छा, अभी आप कहाँ से खेल के आई हैं और किस पोजीशन पे जीती हैं? अभी तो हम लोग नेपाल से खेल के आए हैं। 5 दुलक्था इंटरनेशनल था, तो उसके बाद उसमें अंडर 12 में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी और मेरी दीदी की फर्स्ट पोजीशन अंडर 16 में आई थी। बेटी की सफलता पर पिता का क्या कहना है, सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बयान नहीं कर सकता हूँ। अंदर अंदर मतलब इतना फीलिंग हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि कभी कभी तो अकेले में ऐसा लगता है कि बैठ के रोऊं कि मैं ये सब मेरी बच्चियों ने मेरा इतना नाम रोशन कर दिया कि लोग इनके नाम से मुझे अब जानने लगे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ऐसी तरक्की करते रहे लोग, मेरा जितना भी सपोर्ट हो सकता है मतलब कर सकता हूँ। ये नहीं देखता हूँ कि हाँ दिन में रात में कभी भी जब ट्रेन मिलती है तब इनको लेके, 2 बच्चियों को लेके हम कभी पूरे लगभग इंडिया में तो लगभग हर जगह घूमते रहते हैं। नेपाल हो गया, ये मतलब ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक डर भी बना रहता है, फिर भी अपनी कोशिश रहती है कि इनको जितने से अच्छे से टूर्नामेंट खिला सकते हैं खिला दें और जितना आगे बढ़ सकती हैं उतना बढ़ाएं इनको। इस तरह से प्रेरणा के मन में कि और आप कैसे उसको आगे प्रेरणा सर, स्टार्टिंग में तो हम लोग ऐसे सिर्फ एक तरफ से जैसे बाकी सबके बच्चे गुड्डा गुड़ी के साथ में खेलते हैं, तो बड़ी वाली बच्ची थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा फैमिलियर रहती है, साथ में रहती है, तो उसने हमको क्या गुड्डा गुड्डी से हम खेल नहीं सकते हैं, तो वो क्या की कि हम कहे चलो सर बाकी बच्चे लूडो खेलते हैं, तो हम थोड़ा सा माइंड गेम वाला तो चेस ले आते हैं, उससे खेलना शुरू की। फिर धीरे धीरे वो उसको अच्छा लगने लगा, तो देखे कि उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट में मैच हो रहा था, उस समय इसको ले जाकर सिलेक्शन कराए के पहली बार गए तो उसी में इसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में फिर इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बता दें कि अनुप्रिया की बड़ी बहन प्रिया यादव भी शतरंज खेलती है। प्रिया ने भी अपने नाम कई खिताब किए हैं। अपनी बड़ी बहन को देखकर ही अनुप्रिया ने शतरंज खेलना सीखा।